वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं, और अगर मैं भी आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट खुराक क्या है तो बिरयानी, दाल चावल, पुलाव, मुख्तलिफ किस्म के, यानी चावल जो है ना वो समहाउ सेंटर है हमारी खुराक में। किसी ने आना हो तो सबसे बेहतरीन जो हम खाना बनाते हैं इन्हीं में से कोई एक होता है, लाजमी बनाते हैं। और फिर उसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक ज़रूर रखते हैं। हाँ जी, कि आप ये खाइए, और अगर कोई कसर रह जाए ना तो ताकि वो भी ना रहे, वो पूरी हो जाए, वो आप कोल्ड ड्रिंक भी जरूर पी लीजिए। कोल्ड ड्रिंक को ठंडी करके जरा यार, ये चीनी है, इसको मजीद ठंडा करके लाओ। ये हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि माहिरीनी जो तिब के माहिरीन हैं उन्होंने चावल ज्यादा खाने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उनका कहना है कि मेरे कानों में घंटियां अभी तक बज रही हैं जब से मुझे पता लगा ना, मैं इतने खाता हूँ। चावल का जो बेतहाशा इस्तेमाल है, और खासतौर पे बिरयानी की सूरत में, जहाँ जिसे कहते हैं ना रोटी एंड बोटी, कार्बोहाइड्रेट्स और उसके साथ साथ आपका ये जो है फैट्स और मीट, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये शुगर की वजह बनता है, ज़ियाबतीस की बड़ी वजह है। ये कितनी हैरत की बात है, हम इतनी बिरयानी पाकिस्तानी पसंद करते हैं, इतनी बिरयानी खाते हैं, दाल चावल बहुत लोगों को पसंद है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में खाते हैं, और अब हमें ये पता लग रहा है कि इससे डायबिटीज़ हो जाती है, इससे शुगर हो जाती है। मैंने वजन तो उन लोगों का हमेशा ज़्यादा देखा है जो चावल खाने के बड़े शौकीन होते हैं। मैं बहुत सारी ख़वातीन को जानती हूँ जो कहती हैं हम चावलों के बगैर नहीं रह सकते, और फिर उसके बाद वो कहती हैं वजन कैसे कम करें। तो चावलों के बगैर रहना पड़ेगा। हाँ, चावलों के बगैर रहना पड़ेगा आपको ये जो चीज़ें हैं, जो देसी चीज़ें हैं उनके नज़दीक, और ये जो नई नई इन्वेंशंस हम करते हैं मैन मेड फूड से दूर एंड गॉड मेड फूड के नज़दीक होना पड़ेगा। फरा तिब्बी माहिरीन मजीद ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी खाया जा रहा है वो तकरीबन सब कुछ ही गलत है। बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक, पहले हम देखते थे कि कोल्ड ड्रिंक खासतौर पे सिर्फ हमें ना शादियों में मिला करती थी, तकरीबात में, अच्छा चलो एक दिन पी ली महीने में तो क्या हो गया, लेकिन अब तो रोज़मर्रा की खुराक का ये हिस्सा बन चुकी है, और जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी हमारे दोपहर के खाने का तो हिस्सा होती है जी, हमने साथ रखी होती है। और हर जुम्मे वाले दिन आज भी घरों में इस वक्त, चूँकि थोड़ी देर बाद जुम्मे का टाइम हो जाएगा, ज़रूर चावल पकते हैं। जुम्मे का दिन समहाउ चावलों के लिए मखसूस है। तो आपने अपने खाने को ज़रूर देखना है कि जो आप खा रहे हैं वो आपको सेहत दे रहा है, या जो आप खा रहे हैं उससे आप बीमारियां अपने लिए खरीद रहे हैं। ये एक अहम सोच है जो कि आपके जहन में रहनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, मेरा फॉर्मूला पिक करने का यही है, गॉड मेड का रेशो कितना है एंड मैन मेड का कितना है। ये जो बेकरीज एंड डिफरेंट जिसे जो फूड डेलिकेसीज हैं, ये जितनी ज्यादा आपकी जिंदगी में शामिल हैं उतना ज्यादा खतरा। और अगर यही सिलसिला जारी रहा जिससे हम ज्यादा कंसर्न हैं, तो आइंदा चंद बरसों में पाकिस्तान माजूरों की तादाद के हवाले से दुनिया के बड़े ममालिक में से एक होगा। और माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि खाने पीने की आदत को बिल्कुल तब्दील कर दिया जाए, और ऑर्गेनिक समझ के ही चलें। थोड़ा न्यू कूल है ऑर्गेनिक कह देना, जो हम देसी खुराकें कहते हैं, या मैं गॉड मेड कही जा रही हूं, तो उसको आप चलें ऑर्गेनिक कह लें, कि ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे कि मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक फूड खाता हूँ या खाती हूँ, तो वही खा लिया करें। बिल्कुल सही। लेकिन इस हवाले से हम ज़ाहिर है माहिरीन की राय आपके साथ करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शेख जमान, डायबिटीज़ के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि वाकई ये जो हम कह रहे हैं कि चावल और ख़ासतौर पे बिरयानी जिसमें कॉम्बिनेशन है गोश्त का और चावल का, ये ज़ियाबतीस की बड़ी वजह बनती जा रही है, ये जो रिसर्च हमें बता रही है। जी हाँ, देखें, इसका जो जवाब है वो इतना आसान नहीं है कि जो बिरयानी खाता है लाजमन उसको शुगर हो जाएगी। मगर चावल में फ्री शुगर, चावल एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, और मगर उसमें फ्री शुगर का तनासब निस्बतन ज़्यादा है। बिल्कुल जिस तरह हम खजूर कहते हैं, खजूर में भी यानी ताकतवर चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, मगर फ्री शुगर ज़्यादा है, इसलिए हम खजूर को भी कहते हैं 1 या 2 इस्तेमाल करें शुगर के मरीज़, वो भी इफ्तार के टाइम पे रमज़ान में, वैसे हम मना करते हैं। बिल्कुल यही मिसाल है। देखें ना, चावल अगर मोटा करते तो पूरी दुनिया में सबसे मोटी कौम बंगाली होती, क्योंकि वो 3 टाइम चावल खाते हैं। मगर एक तो वो चावल जो है वो बिल्कुल बॉयल खाते हैं, उसमें कोई घी, कोई बिरयानी नहीं खाते, वो सादे चावल इस्तेमाल करते हैं। या बैंकॉक के, थाईलैंड के लोग ले लें, उनके चावल बिल्कुल वो होते हैं जो हमारे यहाँ सबसे सस्ते वाले होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मगर वो मोटे नहीं है। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि जो चावल खाए उसको लाजमन शुगर हो, मगर एक दफ़ा शुगर हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि चावल बहुत कम खाएं, बहुत छोटी प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी उबले हुए बॉयल्ड राइस। ये जो बिरयानी का जिक्र किया ना, और ख़ासकर आपने कोल्ड ड्रिंक का जिक्र किया,
तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है, क्योंकि फ्री शुगर ज़्यादा है। और बिरयानी में तो जाहिर है कि हमारी जो बिरयानी होती है उसमें माशाल्लाह वो बीफ होता है और घी भी ठीक ठाक डालते हैं, तो सोने पे सुहागा कहा जाए कि सेहत के लिए बहुत ख़राब है। कोल्ड ड्रिंक आपने जिक्र किया, तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी में दूर कर दूँ कि कोल्ड ड्रिंक दो तरह की आती हैं, एक होती है डाइट, दूसरी नॉर्मल। अब लोग समझते हैं कि डाइट है मीन्स शुगर नहीं है जितनी भी आप पियो, मगर रिसर्च हुई है अमेरिका में और कई जगह पे कि जो डाइट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनको शुगर ज़्यादा हो जाती है बाद में। अब ये अजीब बात है कि शुगर उसकी रीज़न है उसका। हाँ, तो ये डाइट को आप ये ना समझिए कि ये सेफ है बिल्कुल। इसमें एक तो इतने केमिकल हैं, दूसरे हमारे जो आते हैं उसमें कुदरती फ्लोरा है बैक्टीरिया के, वो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो हेल्दी होते हैं। अब ये कोल्ड ड्रिंक जो डाइट पीते हैं वो फ्लोरा को चेंज करके डेंजरस बैक्टीरिया पैदा करती हैं जो शुगर का बायस बनती हैं। इसमें तो डाइट कोल्ड ड्रिंक से भी प्लीज़ परहेज करें। और नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक में एक 330 ml की जो हम एवरेज पीते हैं ये कोल्ड ड्रिंक, उसमें 6 चीनी के चम्मच के बराबर शुगर होती है, और वो फ्रक्टोज होता है जो उससे वो शुगर बनाते हैं और वो ज्यादा डेंजरस है। ठीक है डॉक्टर साहब, चावल कितने खा लेने चाहिए जो आपकी सेहत के लिए शुगर पैदा करता है? चावल कितने खा लेने चाहिए कि आपकी सेहत पे ज्यादा बुरे असरात ना आ रहे हों? एक खुराक है, खाई जा सकती है, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसको एक हद में रह के खाना चाहिए, वो हमें बता दें। इतना खा लें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। देखिए ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक जो डायबिटिक नहीं है, दूसरे जो डायबिटिक हैं। जो डायबिटिक है उनको तो जाहिर है कि परहेज करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। वंस इन ब्लू मून कभी शादी में जाते हैं 3-4 चम्मच खा लिए, कोई हरज नहीं है, ये कोई जहर नहीं है इस तरह, मगर ये रूटीन में नहीं खाना चाहिए। और जो जिनको शुगर है वो बिरयानी से तो परहेज करें, और जो सादे चावल हैं जो हम खाते हैं, एक्चुअली ब्राउन राइस हमारे यहाँ रवाज नहीं है, वो ज़्यादा हेल्दी है, मगर हमारे यहाँ उसको सादा समझा जाता है तो इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो हम जो आम चावल खाते हैं घर में, वो छोटी सी प्लेट और वेजिटेबल के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। और जिसको वज़न कम करना हो वो चावल ओवरऑल इसलिए कम करे कि कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट अंदर जाके फिर चर्बी में भी कन्वर्ट हो जाता है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करके शुगर को बढ़ा देता है। ठीक है, और कौन सी ऐसी खुराक है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है डॉक्टर साहब? और गेस्टेशनल शुगर के बारे में भी बताइएगा। अक्सर बच्चे माशाल्लाह से अगर पैदा हो रहे हो बड़े हेल्दी, हम कहते हैं बड़े गोल मटोल बच्चे हैं, जबकि वो इंडिकेशन होती है कि शुगर जो है माँ को हो गई थी आखिरी दिनों में, 8 पाउंड से ऊपर का बच्चा हो। तो इसके बारे में भी बताइए कि बच्चे जो है वो इस मर्ज के साथ ना पैदा हों, और ये जो बढ़ रही है पाकिस्तान में इसको भी रोका जा सके। जी हाँ, देखिए ना, एक तो ये बच्चों में जो डायबिटीज है, यानी जब हम यंग डॉक्टर थे उस वक्त हमें तस्वुर भी नहीं था कि 20 साल के बच्चों को टाइप 2 हो सकती है। 20 साल का मतलब टाइप 1, मगर आजकल हम 12-15 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज देख रहे हैं। और उसका यही रीज़न है कि चावल, बिरयानी, फास्ट फूड और ये कोल्ड ड्रिंक जो हम शौकिया पी लेते हैं पता नहीं कितने, ये सारा उसकी वजह है। प्लस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बच्चों में। आजकल बच्चे जो गेम खेलते हैं वो कंप्यूटर गेम खेलते हैं। हमारे ज़माने में यानी वो स्कूल ही नहीं था जिसमें प्ले ग्राउंड ना हो, प्ले ग्राउंड के बगैर स्कूल होता ही नहीं था। आजकल सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक्सरसाइज हो स्कूल में। तो इसकी वजह से बच्चों में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ रही है। आपने GTM का जिक्र किया, जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो ये वो होता है जो हमल के दौरान औरत को डायबिटीज़ हो जाती है, और जैसे ही डिलीवरी हुई तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। मगर 4-5 डिलीवरीज के बाद, प्रेगनेंसीज के बाद फिर परमानेंट शुगर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। उसके मदर को भी ख़तरा होता है GTM की, और जो बच्चा पेट में है उसको भी ख़तरा होता है, और आगे जाके उन बच्चों को शुगर होने के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। तो ये ज़रा स्पेशल वो जो टाइप है डायबिटीज़ की, और उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और बहुत रिजिडली हम शुगर चेक करते हैं
ग़िज़ा भी एहतियात से खिलाते हैं और शुगर बहुत कंट्रोल में रखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि 2 जानों का मामला होता है, एक माँ का, एक जो बच्चा पेट में है। डॉक्टर साहब, कैसे बचा जाए डायबिटीज से? शुगर ना हो हमें, उसके लिए कौन सी खुराकें खाई जाएं? क्या शुगर से इंसान खुद कोशिश करके बच सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, डायबिटीज जो है वो प्रिवेंटेबल डिजीज है। 50% डायबिटीज जेनेटिक है, टाइप 2 की बात हो रही है, 50% एनवायरमेंटल या माहौलियाती है। जेनेटिक का मतलब ये है कि वालिदैन की तरफ से जीन्स में डायबिटीज आ गई, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अबू आपने हमारे लिए ज़्यादा तो नहीं छोड़ी, डायबिटीज वर्षे में छोड़ दी तो छोड़ दी, अब किस्मत की बातें हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। 50% को बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जीन्स में आ जाता है कि उसको 40 साल में लाजमन शुगर होगी, मगर 50% जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? लाइफ स्टाइल से। वजन अपना कम रखें। जिनके पेरेंट्स को या ख़ानदान में किसी को भी शुगर हो, उसको शुगर होने का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, तो उनको चाहिए कि शुरू से अपना वज़न कंट्रोल में रखें। ये जो फास्ट फूड और चावल है, बिरयानी है, इनसे परहेज़ करें। एक्सरसाइज डेली करें। और मुझे हैरत होती है कि वैसे हम अगर टेलीफोन पे बात करें तो आधा घंटा बात कर लेते हैं, मगर जब एक्सरसाइज का जिक्र करें तो 20 मिनट करें, 25 मिनट करें, 1-1 मिनट का हिसाब किताब रखते हैं। तो जो सबसे बेहतरीन गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हैं वो वर्जिश है। हम सारी जो पूरे 24 घंटे दूसरों की खिदमत करते रहते हैं, अपने आप को जो गिफ्ट देना होता है वो है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज 30 मिनट कम से कम करनी चाहिए। वज़न कम रखें, डाइट कम खाएं, खाना कम खाएं, और वो भी सोच समझ के खाएं। अब हर वक्त बिरयानी खाते रहेंगे कम, तो वो भी तो नुकसान है। तो ज़रा सोच समझ के कम खाना और हेल्दी फूड खाना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप तो जिस इलाके में हैं, कराची में, सिंध में, वहाँ का तो हॉलमार्क ये फूड है। तो आपको लगता है कि अगर जिन इलाकों में ज़्यादा खाई जा रही है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, मगर सिंध एंड सिंधी बिरयानी और कराची की बिरयानी तो मशहूर है, और वहाँ पे तो मुख्तलिफ बिरयानी है जो कि बहुत मशहूर है, वहाँ पे क्या ज़्यादा है ये खतरा और खदशा? जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, ये मैं एग्री करता हूँ कि जहाँ पे चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, और ये रिसर्च हो गई है चावल पे कि एक दफ़ा शुगर हो जाए तो चावल कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्री शुगर ज़्यादा होती है। मगर ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है कि जो चावल ज़्यादा खाए उसको लाजमन शुगर होगी। ये इस तरह इतना आसान नहीं है। जिस तरह कोई चीनी खाता है, अब जो ज़्यादा चीनी खाता है, हर एक को तो शुगर नहीं होती है ना, तो 50% जो जीन्स है ना वो भी उसमें करती है। मगर एक जनरल पॉलिसी बनानी चाहिए कि चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ और चावल, स्पेशली बिरयानी जो आपने कहा, और ये कोल्ड ड्रिंक का जो न्यूसेंस है फैशन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, इससे बचा जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शेख ज़मान बात कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमजा जिसके ऊपर हिडन, जिसके अंदर बहुत सारी शुगर होती है, लिखा नहीं होता ऊपर, हमें पता ही नहीं होता, और हम वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं बड़ी हेल्दी है, बड़ी अच्छी है, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने डाइट कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताया कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं कि जी कि ये ले लो, इसमें नहीं होता, ये ज़रा बेहतर हो जाता है, तो वो भी उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि रिसर्च हो चुकी है कि उससे ज़्यादा मुब्तला होने का खदशा पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोग इसे मिथ्स करार देते हैं, लेकिन ब्लड टाइप्स के लिहाज से वो मुख्तलिफ आपको डाइट्स बताते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जिस फैमिली, जैसे मैदानी इलाकों के रहने वाले लोगों का जो जिस्म और वहाँ की जो आबो हवा और जो माहौल होता है, वो पहाड़ी इलाकों में रहने वालों से फ़र्क होता है, साहिली इलाकों का और तरह का होता है। सो जो इलाका हो, उसका जो मौसम मिजाज जो ख़ानदान में चल रहा है, उसी के हिसाब से ही आपको चलना होता है। अगर आप खुराक अपना लेंगे पहाड़ी इलाके वाली और रहेंगे आप मैदानी इलाके में, तो ये भी बड़े गड़बड़े हम कर रहे हैं। जितनी कैलोरीज इनटेक करनी है ना, और जिस टाइप का फूड है वहाँ पे तो आपको वहाँ पे आपको वो चाहिए जिससे आपका जिस्म ज़्यादा गर्म रहे, हाई कैलोरिक डाइट। अच्छा जी, लेकिन अभी मौसम की भी बात करेंगे। मौसम के हवाले से हम दोनों ही बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि मौसम के बारे में जितनी पेशगोइयाँ हुई थी, मुझे और फरा को तो ये लगा कि शायद इस दफ़ा मौसम ने बहुत ज़्यादा हम सबको धोखा दे दिया। कभी कभी मौसम को देख के लगता भी था कि बादल शायद आ रहे हैं और शायद आज बरस भी जाएंगे, लेकिन वो बादल आधे घंटे में ऐसे गायब होते हैं कि आपको समझ नहीं लगने देते। वैसे मौसम और धोखा जो है एक ही चीज़ के दो नाम है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मतलब मौसम का और इंसान का कोई एतबार नहीं होता।
ये दोनों वैसे तो अब सियासत का भी कोई एतबार नहीं होता, खेल का भी कोई एतबार नहीं होता, अब एतबार किसी भी हर चीज का मौसम जो होता है फरह, हर चीज का सियासत का भी मौसम होता क्या है। बात है, हम क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। हम मौसम की बात करते हैं। कराची वाले जो है ना, वो गर्मी का सामना करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो जाएं, और महकमा मौसमियात ने शहर कायद में मौसम गर्म रहने की खबर जो है वो सुनाई है, और मौसम गर्म हो जाएगा तो कराची में तो हम हीट वेव के खदशात भी आगे जाके देखते हैं। बिल्कुल, और ये हमारा साहिली इलाके की बात हो रही है, जहाँ का मौसम जो है मुतदिल रहता था, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो सारा साल चलती हैं, जहाँ ना सर्दी ज़्यादा ना गर्मी ज़्यादा, बड़ा खूबसूरत मौसम। लेकिन इस दफ़ा महकमा मौसमियात बता रहा है कि इस माह यानी मार्च में शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रहने की तवक्को है। 37 का मतलब है 40 से कोई 2-3 नहीं कम। सो तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से अब मौसम अब से ही बरतूब रहेगा, यानी जो हब्स की कैफियत होती है वो अभी से हो जाएगी। अब आप देखें, दिन में गर्मी जबकि शाम में समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है। यही नहीं, रवामा बारिश का कोई सिस्टम अब मुतवक्के नहीं है, और कराची वालों के लिए बुरी खबर यह है कि इस साल गर्मियों का दौरानिया ज़्यादा हो जाएगा। अमूमन गर्मी का आगाज़ अप्रैल से होता है, लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि मार्च से ही इसका आगाज़ हो गया है, जो कि हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि मौसम खुश्क रहेगा, बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहने की भी तवक्को है। अब ये कॉम्बिनेशन जो हम समझते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। खालिद मलिक साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान महकमा मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर, ये जो सब कुछ हमने बताया है यही प्रेडिक्शन है और इसी के साथ स्टिक करना है हमें? मेरा ख्याल है ये प्रेडिक्शन एज सच इस तरह नहीं है जिस तरह के आपने एक्सप्लेन किया है। मैं जरा थोड़ा उसको और उसको एलेबोरेट कर देता हूँ। हमारे पास मार्च में, अब सबसे पहले कराची से स्टार्ट लेते हैं। मार्च में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी ये थोड़ा सा जो टेम्परेचर नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री बढ़ा था, ये आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये नॉर्मल की पोजीशन पे आ जाएगा। डे टेम्परेचर्स की बात कर रहा हूँ, जबकि जो नाइट के टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहेंगे। अच्छा। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम रहेगा। उस वजह से रात थोड़ी सी जो पहले खुशगवार होती थी उससे थोड़ी सी वार्म होगी, लेकिन डे आपका नॉर्मल चलता रहेगा। 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है सर? 37 तक, मार्च में 37 तक जाने के कोई चांसेस नहीं है। इंशाल्लाह वो मैक्सिमम भी गया तो 35 और उससे नीचे रहेगा। ऐसा इतनी गर्मी की जो कराची में थोड़ी सी एक ऐसे सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, ऐसी पोजीशन नहीं है। मार्च हाँ ये है कि ड्राई रहेगा, उसमें कोई वेदर स्पेल हमें नजर नहीं आ रहा। कराची या स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान के एरियाज में जो आपने बात की सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की, बिल्कुल वो इसी तरह चलते हैं। जब आपके पास कंट्रास्ट होता है समुंदर और लैंड का, तो वो फिर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती हैं, वो भी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चलेंगी। कोई एज सच मार्च में कोई एक्सपेक्टेड समथिंग स्पेशल वेदर जो है वो कराची के लिए नहीं है। ठीक है मलिक साहब, इन्हें आपके मुताबिक कोई अपसेट नहीं है मौसम में, जो मौसम जैसे जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ कि कराची के लिए कोई अपसेट नहीं है। कम अज कम मौसम में अपसेट नहीं है, कम अज कम मार्च में मौसम में कोई अपसेट नहीं है। बाकी तो हमने पहले 2-3 दिनों में ही बहुत देख लिया। चलें अब कराची के बाद बाकी इलाकों के हवाले से हमें बता दीजिएगा कि वहां पर मौसम जो कैसा है? मार्च में जितनी हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है उससे हम बिलो नॉर्मल रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कुछ तकरीबन 2 से 3 वेदर सिस्टम है जो कि अप्रोच करेंगे आपके नॉर्दर्न एरियाज में, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर तक वो मार्क करेगा। अदरवाइज बाकी जो सिटीज हैं उनमें मौसम खुश्क रहेगा। अब एक आपके पास नेक्स्ट संडे को वेदर सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, उसके बाद 14-15 को वेदर सिस्टम है, और एक फिर लास्ट डेकेड में 24-25 को है। और वो भी जो तीनों वेदर सिस्टम मैंने आपको कहे हैं, ये भी ना सेंट्रल पंजाब या सेंट्रल पाकिस्तान के एरियाज में हिट करेंगे, ना साउथ पे। ये तीनों वेदर सिस्टम जो है वो आपके नॉर्दर्न एरियाज और रावलपिंडी, इस्लामाबाद या जो ईस्टर्न बेल्ट है, जेलम, सियालकोट, लाहौर, वो उसको टच करती हुई जाएगी। लेकिन ड्राई वेदर होने की वजह से जो टेम्परेचर्स हैं वो जरा थोड़े से बढ़ जाएंगे, नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहेंगे। और जैसे हम ये बात कर रहे थे कि आप हमारे पास गर्मी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि जब आपके पास टेम्परेचर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वेदर सिस्टम नहीं आते तो फिर हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। कोई ऐसा वे नहीं है, कोई नेचुरल वे नहीं है जिसको स्टॉप किया जाए। ठीक है सर, तो उसमें जो हमारे पास आप जैसे बता रहे हैं खालिद साहब, हमारे यहाँ रेन सिस्टम जितना इफेक्ट हुआ है मौसमियाती तब्दीलियों से, सोने की बूंदी होती थी ये जो इस मौसम में किसान कहा करते थे, और अब हम देखते हैं जब कटाई का मौसम होता है उस वक्त जाके तेज बारिशें होना शुरू हो जाती हैं गंदम की।
तो ये मामला आप कैसे देख रहे हैं, अगर इसको आप देखें? बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इस टाइम आप गंदम की मिसाल लें तो वो ऑलमोस्ट जो है वो मैच्योर कंडीशन पे आ चुकी है और अभी उसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी कुछ एरियाज में इसी मार्च में। और जब मार्च में आपके पास डस्ट स्टॉर्म आना शुरू हो जाते हैं तो वो जो खड़ी फसल है उसको काफ़ी नुकसान देती है। इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेशन है जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपके पास डस्ट स्टॉर्म या हिल स्टॉर्म आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इसलिए हम फार्मर्स को एक यही जो है ना वो सजेशन देते हैं कि जब भी आप कटाई के प्रोसेस में जाएं तो उससे पहले थोड़ा सा हमसे गाइडलाइन ले लें कि आने वाले हफ्ते 10 दिनों में क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट आपकी तैयार फसल को कोई नुकसान ना हो सके। जितना हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन से आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो अपना नुकसान होना है उसको आप बचा सकें। बिल्कुल ठीक है। खालिद मलिक साहब, रमज़ान आने वाला है, हमने देखा कि गुज़श्ता जो रमज़ानुल मुबारक थे वो बेहतर हो जाते थे कि मौसम अल्लाह ताला इतना अच्छा कर देता था कि लंबे रोज़े भी गुजर जाते थे। इस दफ़ा उनसे भी बड़ा डर लग रहा है कि शायद वो बहुत गर्मी हो जाएगी, बच्चे रोज़ा रखते हैं, बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ेगा, छुट्टियां भी बच्चों को नहीं होंगी, तो वो मामला आप अभी तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा या रमज़ान इस दफ़ा खासा गर्म हो सकता है? नहीं, ऐसा सच इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा और नॉर्मल रूटीन से ही होगा क्योंकि अभी वो थोड़ा सा दूर है। आप देखिए, हम एक ट्रेंड जो इतने लॉन्ग पीरियड का एक ट्रेंड दे सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन देना थोड़ा सा हार्ड है तमाम मेट्रोलॉजिस्ट के लिए, लेकिन उम्मीद है कि बेहतर होगा इंशाल्लाह। मलिक साहब, ग्लेशियर मेल्टिंग की भी इंडिया में तो बड़ी तबाही हुई, हमारे यहाँ भी ग्लेशियर मेल्ट हुआ है लेकिन शुक्र है खुदा का कि तबाही नहीं हमने देखी। लेकिन वो जो एक नासा ने वो जो रिपोर्ट किया है, जो इतना बड़ा ग्लेशियर फॉल्ट लाइन जो है वो डेवलप हुई है उधर मतलब साइबेरियन इलाकों में, आप फरमाइएगा ये कैसे सैलाब और ये अब जब गर्मी बढ़ेगी तो ये मामला कैसे रहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है कि इस दफ़ा जो ग्लाफ एक्टिविटीज़ है जो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में ग्लेशियर की हवाले से आती है, जिसमें कि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, लेक्स बनती हैं और उस लेक से जो है ना वो जो नीचे कम्युनिटी है उसको लॉस हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। और इस दफ़ा ये एक्सपेक्टेशन है कि इस किस्म के जो इवेंट्स हैं वो ज़्यादा आएंगे क्योंकि वो सब डायरेक्टली एसोसिएट कर रहे होते हैं टेम्परेचर से। और जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा आप ये देखें कि आपकी स्नोफॉल भी ज़्यादा नहीं हुई और आपके टेम्परेचर्स नॉर्दर्न एरियाज पे भी नॉर्मल से ज्यादा हैं, अभी से वो ज्यादा शुरू हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ेंगे तो उसके बाद जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। खालिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आप मौसम कैसा रहेगा आप हमें बता रहे थे, और मौसम जैसा भी रहे आपने वीकेंड पे तो एंजॉय करना ही होता है। हमने स्टार्ट में भी ये बात की थी, वीकेंड को एंजॉय कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मौसम से, हर तरह के शर से, हर तरह की बीमारी से अपनी हिफाजत में रखे। हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड वंडरफुल डे। हम दोनों आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।